आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी क्लास 11th बायोलॉजी का 8 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है सेल। सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बारे में बात करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर। तो इस चैप्टर में देखते हैं क्या 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 पढ़ना है। तो टॉपिक 8.1 पर पढ़ना है कि व्हाट इज सेल, सेल क्या है, एंड सेल थ्योरी के पढ़ना है। उसके बाद ओवरव्यू ऑफ सेल पढ़ना है और फिर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल पढ़नी है। तो ये जो कुछ जर्नल इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। तो व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब अगर अपने चारों तरफ देखोगे तो लिविंग भी प्रेजेंट हैं और नॉन लिविंग भी चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क योर सेल्फ व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, मतलब ऑर्गेनिज्म को लिविंग क्या, कौन सी चीज़ है जो ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है, या व्हाट इट व्हाट इज इट दैट एन inanimate things does not have the does not which have a living things has. The answer to this is the presence of basic unit of life। और इनका आंसर क्या है कि जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का प्रेजेंट होना, पाया जाना, जो कि सेल है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनकी जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है क्या है, वो सेल है। अगर वो सेल प्रेजेंट है तो मतलब लिविंग होगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से कंपोज्ड हैं। एंड सम आर कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सेल, और कुछ हैं जो सिंगल सेल कंपोज हैं, उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कह दिया गया। जो कुछ ऐसे हैं वाइल अदर्स लाइक अस, जैसे कि हम लोग हैं, कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में डिवाइड किया गया। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल प्रेजेंट है, सिंगल सेल प्रेजेंट है, उनको यूनिसेलुलर कह दिया गया। और जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बहुत सारी मैनी सेल्स प्रेजेंट हैं उनको मल्टी सेलुलर कह दिया गया। तो बात करते हैं, जो टॉपिक है 8.1 व्हाट इज ए सेल, सेल क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ नंबर 1, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें जिनके पास सिंगल सेल प्रेजेंट है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर पहला है कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, और लाइफ के जो इसेंशियल मतलब जरूरी फंक्शन है उनको परफॉर्म कर सकते हैं। Anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living। और अगर ऐसा कोई मतलब एक सेल से कम सेल, एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मतलब एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल से कम सेल है तो उसको लिविंग, इंडिपेंडेंट लिविंग को एग्जिस्ट की गारंटी नहीं देता है। मतलब वो इंडिपेंडेंट लिविंग एग्जिस्टेंस की गारंटी नहीं देता है। सेल डज नॉट इंश्योर द इंडिपेंडेंट लिविंग, मतलब वो इंडिपेंडेंटली लिविंग नहीं होगा। हेंस सेल इज द फंडामेंटल, इसलिए सेल को क्या कहा जाता है, ये लाइन याद रखनी है। सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल क्या है, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल and functional unit of all living organism। Antony van Leeuwenhoek first saw and described a live cell। तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइव सेल को पहली बार देखा और डिस्क्राइब किया। रॉबर्ट ब्राउन जो दूसरे साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने बाद में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। और पहली बार लिविंग सेल को किसने देखा, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब ए लाइव सेल, मतलब पहली बार देखा और उसको डिस्क्राइब भी किया लाइव सेल को। और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की।
The invention of the microscope and its importance leading to the electron microscope revealed all the structural details of the cell। और जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो गया और तो जिससे जो भी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर थी जैसे सेल स्ट्रक्चर की जो छोटे छोटे हैं वो उनके डिटेल स्टडी स्ट्रक्चर के बारे में और जानकारी मिल गई। अब बात करते हैं सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी क्या है? इन 1838 1838 में मैथियास स्लाइडेन जो साइंटिस्ट थे, ये जर्मनी के रहने वाले थे और बॉटनिस्ट थे। तो ये क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट, याद रखना है। एग्जामाइंड ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, तो इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को एग्जामाइन किया एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। और इन्होंने देखा कि जो सारे प्लांट्स हैं वो अलग अलग तरीके की सेल से बने हैं, कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स से मिलकर बने हुए हैं। विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट, जो कि प्लांट के टिश्यू को बनाता है। तो ये जो साइंटिस्ट थे इन द 1838, ये सन भी याद रखना है, और कौन थे? मैथियास लाइडेन जो कि बॉटनिस्ट थे, एक हैं स्वान जो जूलॉजिस्ट हैं। तो इन दोनों ने ही सेल थ्योरी को दिया था। तो आगे अभी बात करते हैं स्वान के बारे में। लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व्ड दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट, जो कि प्लांट के टिश्यू को फॉर्म करता है। तो अगले साइंटिस्ट हैं जो कि 1838 स्वान, 1839 और ये कहाँ के थे? ब्रिटिश के रहने वाले थे और जूलॉजिस्ट थे। स्टडीड डिफरेंट, और इन्होंने एनिमल सेल पर स्टडी की। स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स, रिपोर्ट किया दैट सेल है थिन आउटर लेयर, और सेल के पास एक थिन आउटर लेयर मतलब पतली लेयर होती है विच इज, जिसको आजकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है, विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो साइंटिस्ट थे स्वान, और इसका याद करने का तरीका ये है कि स्वान एक बर्ड्स है, मतलब बर्ड का मतलब एनिमल है, बर्ड का मतलब एनिमल है। तो एनिमल मतलब जो स्वान थे वो कौन से थे? जूलॉजिस्ट। ये कंफ्यूज नहीं होगी कि मतलब कौन बॉटनिस्ट था कौन जूलॉजिस्ट, और ये याद हो गया तो स्लाइडन का खुद ब खुद ही याद होगा कि वो बॉटनिस्ट थे। तो इन्होंने एनिमल पर स्टडी की, और इन्होंने मतलब एक सेल आउटर थिन लेयर को रिपोर्ट किया था जिसको आजकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई? वो भी स्वान के द्वारा ही की गई। ही आल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन प्लांट, और इन्होंने प्लांट टिश्यू पर भी स्टडी की। थे तो जूलॉजिस्ट लेकिन इन्होंने प्लांट टिश्यू पर भी स्टडी किया दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वाल, और इन्होंने सेल वाल की प्रेजेंस के बारे में भी बताया ये, जो कि प्लांट्स का यूनिक कैरेक्टर है। प्रेजेंस ऑफ सेल वाल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट। तो इन्होंने प्लांट की सेल प्लांट पर भी प्लांट टिश्यू पर भी स्टडी की, और इन्होंने सेल वाल की प्रेजेंस के बारे में बताया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, तो इस बेसिस पर स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस, तो इन्होंने हाइपोथेसिस को प्रपोज किया दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल, और इन्होंने ये कहा कि जब बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ द सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, तब प्लांट और एनिमल की जो बॉडी है वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बनी होती है। तो ये किसने कहा था? स्वान ने। स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, तो सेल्स और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बनी होती है। अब बात करते हैं, ये तो अलग अलग साइंटिस्ट हो गए, अब इन दोनों ने एक साथ में ही सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। तो स्लाइडेन एंड स्वान, स्लाइडेन स्लाइडेन
एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। तो इन्होंने एक साथ सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज हाउ टू न्यू सेल्स आर वेयर फॉर्म्ड। और ये जो सेल थ्योरी इन दोनों लोगों ने दी थी, तो ये सेल थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि जो नई सेल कहाँ से बनती हैं। मतलब इन्होंने सेल थ्योरी तो दे दी, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया पे कि नई न्यू सेल्स जो बनती हैं हमारी बॉडी में या किसी भी एनिमल की बॉडी में, तो वो कहाँ कैसे बनती हैं, ये प्रोसेस नहीं बता पाया। तो ये बताने में सेल थ्योरी फेल हो गई। स्लाइडन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। इन्होंने सेल थ्योरी दी, और दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ एज वो डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, मतलब नई सेल कैसे बनती। तो इसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट आए, एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चो, 1855। फर्स्ट एक्सप्लेन द सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग। और इन्होंने पहली बार एक्सप्लेन किया कि सेल डिवाइड करती है और जो न्यू सेल्स बनती हैं वो पहले से एग्जिस्ट कर रही सेल उनसे बनती हैं। तो न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने एक टर्म दिया था जिसके लिए ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो उन्होंने कहा, जो रुडोल्फ विर्चो 1855 फर्स्ट एक्सप्लेन द सेल्स दैट आर डिवाइड करती है, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और जो टर्म यूज किया था ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। He modified the hypothesis of Sliden and Swan to give the cell theory as a final step। और इन्होंने स्लाइडन एंड स्वान की हाइपोथेसिस को मॉडिफाई किया और उसको फाइनल स्टेप दे दिया उनकी थ्योरी को, एंड सेल थ्योरी अंडरस्टूड। और आज जो सेल थ्योरी जानी जाती है वो कैसे जानी जाती है। तो नंबर 1 है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सेल्स और सेल्स के प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। और दूसरी बात है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। और सारी सेल हैं जो पहले से सेल प्रेजेंट हैं, प्री एग्जिस्ट कर रही, पहले से एग्जिस्ट कर रही, उनसे ही सेल का फॉर्मेशन, न्यू सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये दो बातें सेल थ्योरी के बारे में जानी जाती हैं। तो अब बात करते हैं टॉपिक 8.3 एन ओवरव्यू ऑफ सेल, सेल का ओवरव्यू। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल एंड ऑनियन पील। मतलब ऑनियन जो होता है उस पे उसकी सेल देखोगे, ऑनियन पील और ह्यूमन चीक या ह्यूमन चीक सेल को देखोगे माइक्रोस्कोप से। लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। ऑनियन सेल विच इज टिपिकली प्लांट सेल। अगर ऑनियन सेल की बात करें तो वो क्या है, प्लांट सेल है। एज ए डिस्टिंक्ट सेल वाल। तो प्लांट सेल का करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि प्लांट सेल में सेल वाल प्रेजेंट होगी। इट एज इट इस आउटर बाउंड्री, सबसे बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होगी प्लांट सेल में, सेल वाल। और एनिमल में सेल वाल एब्सेंट होती है, तो एनिमल में सबसे बाहर क्या प्रेजेंट होगी, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होगी, लेकिन आउटर सेल, सबसे आउटर लेयर क्या होगी प्लांट सेल में, सेल वाल। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। और एनिमल सेल की बात करें तो उसमें सबसे आउटर साइड सेल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होगी और सेल वाल एब्सेंट होती है। द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चीक एंड आउटर मेम्ब्रेन इज द डेलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो ह्यूमन सेल में सबसे जो आउटर मेम्ब्रेन है वो सेल ही प्रेजेंट होती है। इनसाइड द ईच सेल है डेंस। और चाहे वो, अब बात करें इनसाइड द ईच सेल, तब चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, तो इसके पास डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होता है, चाहे वो एनिमल की सेल हो या प्लांट की सेल हो। दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोजोम। और इस न्यूक्लियस के पास क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं।
विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, और जिसके पास क्रोमोसोम के पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जैसे कि डीएनए। सेल्स दैट हैव ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, और सेल्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होते हैं जिसे यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। ऐसे मतलब मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई अगर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड है, तो कैसा होगी, यूकैरियोटिक सेल है। जबकि सेल के पास अगर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट है, वो क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल। तो सेल को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ऐसी सेल जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो वो क्या होगी, यूकैरियोटिक सेल। और ऐसी सेल जिसके पास मतलब न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन ही एब्सेंट है, प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो कैसा होगा, प्रोकैरियोटिक सेल होगी। इन बोथ prokaryotic and eukaryotic cells a semi-fluid matrix called cytoplasm। अब चाहे वो साइटोप्लाज्म है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में ही साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा और ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल, सेल के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। द साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। और जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म मेन एरिना मतलब अखाड़ा, अखाड़ा जो अखाड़ा नहीं होता है, तो उसका जो साइटोप्लाज्म मेन एरिना ऑफ बोथ, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल है, उसका मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी का क्या है, साइटोप्लाज्म। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट एंड कीप्स द सेल इन द लिविंग स्टेट। और इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं जो कि सेल को लिविंग बनाए रखती हैं, लिविंग स्टेट में बनाए रखती हैं। बिसाइड्स द न्यूक्लियस, तो ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल में, बिसाइड द न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। तो वो न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल के बाद और भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट हैं, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, जिनको ऑर्गेनेल्स कहा गया। जैसे कि ईआर की बात करें, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइक्रोबॉडीज हो गई एंड वैक्यूल हो गए। ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट हैं, लेकिन किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। द प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, और जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें ये सब कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं प्रेजेंट होता है। क्या क्या है मेम्ब्रेन, ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, और जो अगला ऑर्गेनेल होता है वो राइबोसोम, जो कि वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। और ये सारी मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में ही प्रेजेंट होता है। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। विद इन द सेल द राइबोसोम आर नॉट फाउंड ओनली इन द साइटोप्लाज्म, और सेल के अंदर राइबोसोम सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं प्रेजेंट है, ये कुछ ऑर्गेनेल के ऊपर भी प्रेजेंट है और कुछ ऑर्गेनेल के अंदर भी प्रेजेंट है। बट आल्सो विद इन द टू ऑर्गेनेल्स, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, एनिमल में एब्सेंट होता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट होती है। एंड ऑन रफ ईआर, तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। एक तो राइबोसोम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता ही होता है, दोनों सेल में, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। लेकिन बात करें क्लोरोप्लास्ट की और माइटोकॉन्ड्रिया की, तो ये तो यूकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट होंगे। वो भी अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो यूकैरियोटिक में भी किस में, प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट होगी, एनिमल और प्लांट सेल में। तो ये तो हो गए दो अंदर, मतलब दो विभिन्न सेल ऑर्गेनल, मतलब राइबोसोम है अंदर प्रेजेंट है, किसके, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है। और ईआर मतलब इंडोप्लाज्मिक की सरफेस पर प्रेजेंट होता है राइबोसोम।
और अगर यूकैरियोट प्रोकैरियोटिक बात करें तो प्रोकैरियोट के सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही राइबोसोम मिलेगा। एनिमल सेल कंटेन अनोदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, और एनिमल सेल के अलावा, मतलब अब सिर्फ एनिमल की बात हो रही है, एनिमल सेल कंटेन अनोदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। एनिमल सेल के पास में एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है जिसको सेंट्रोसोम कहा जाता है, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है, विच हेल्प इन सेल डिवीजन। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, और सेल अपने साइज में बहुत ज़्यादा डिफर करती है, शेप में डिफर करती है, एक्टिविटीज में भी डिफर करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम माइकोप्लाज्मा की बात करें, माइकोप्लाज्मा क्या है, एक प्रोकैरियोट है। द स्मॉलेस्ट सेल प्रेजेंट होती है इसके अंदर, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल प्रेजेंट होती है, जो सेल का साइज याद रखना है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। ये किसकी साइज है, माइकोप्लाज्मा की। अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। माइकोप्लाज्मा के सेल का साइज 0.3 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया के साइज 3 to 5 माइक्रोमीटर। और अब बात करें लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल जो कि ऑस्ट्रिच में प्रेजेंट होती, ऑस्ट्रिच का एग है वो लार्जेस्ट सिंगल सेल है, सबसे बड़ी सिंगल सेल आइसोलेटेड सिंगल सेल है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। अमंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन आरबीसी, अगर ह्यूमन आरबीसी की बात करें तो ह्यूमन आरबीसी का साइज होता है 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। नर्व सेल्स सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल, और जो नर्व सेल प्रेजेंट होती है वो क्या है, लॉन्गेस्ट सेल है। सेल आल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, और सेल है अपनी शेप में बहुत ज़्यादा वेरी करती है। दे में बी डिस्क लाइक, कैसी हो सकती है, डिस्क लाइक हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, कॉलमनार हो सकती है, कुबॉइड हो सकती है, या थ्रेड लाइक धागे जैसी हो सकती है, इवन इरेगुलर शेप, मतलब इरेगुलरली होती है। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन बाय परफॉर्म, और फंक्शन में भी वेरी कर सकती है। तो ये कुछ डायग्राम दिए गए हैं, डायग्राम शोइंग डिफरेंट शेप्स ऑफ द सेल, सेल के डिफरेंट शेप हैं, उनके डायग्राम दिए हैं। तो पहला डायग्राम दिया है आरबीसी का, जो आरबीसी राउंड एंड बाइकॉनकेव होती है। दूसरा डायग्राम है डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, जो कि एमेवॉइड होती है। उसके बाद तीसरा डायग्राम दिया कॉलमनार एपिथेलियल सेल, जो कि लॉन्ग एंड नैरो होती है। फोर्थ डायग्राम की बात करें तो नर्व सेल की, नर्व सेल कैसी है, ब्रांच भी है, मतलब ब्रांचिंग भी है और लॉन्ग भी है। एंड ट्रैकिड, क्योंकि इलोंगेटेड होती है, और मीजोफिल सेल्स राउंड एंड ओवल। ये कुछ डायग्राम दिए गए थे। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। टॉपिक 8.4 प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल आर प्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया। तो प्रोकैरियोटिक सेल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है इसके बारे में बात करते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी। माइकोप्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, एंड पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। They are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cells। और ये छोटे होते हैं साइज में, जनरली स्मॉलर होते हैं और बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब यूकैरियोटिक सेल की कंपैरिजन में तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, मोर रैपिडली। दे में वेरी ग्रेटली इन शेप, और ये शेप और साइज, ये भी मतलब शेप और साइज में वेरी करते हैं। द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया और बेसिल, और बैक्टीरिया की 4 बेसिक शेप हैं। पहले है बेसिलस, जो कि रॉड लाइक होता है। दूसरा है कॉक्कस, जो कि स्पेरिकल होता है। एंड तीसरा है विब्रियो, जो कि कॉमा शेप्ड होता है। एंड फोर्थ है स्पाइरलम, जो कि स्पाइरल लाइक होता है। तो ये 4 शेप हैं बैक्टीरिया की। बेसिलस कैसा होता है, रॉड लाइक। कॉकस कैसा होता है, स्पेरिकल, स्पेयर जैसा। और विब्रियो कॉमा शेप्ड, कॉमा जैसा। एंड
स्पाइरलम स्पाइरल जैसा। तो ऑर्गेनिज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन though the prokaryotic exhibit a wide variety of shape and function। तो ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रोकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनाइजेशन है, फंडामेंटली सिमिलर होता है। इवन थ्रो द प्रोकैरियोट एग्जिबिट ए वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। ऑल prokaryotic prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक हैं, अब यूकैरियोट में बात करें तो यूकैरियोट में एनिमल प्लांट के साथ पांच सेल वॉल प्रेजेंट थी, और अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट, सारे प्रोकैरियोट में सेल वॉल प्रेजेंट होती, सिर्फ माइकोप्लाज्मा को छोड़कर, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल अब्सेंट होती है, मतलब माइकोप्लाज्मा में भी सेल वॉल अब्सेंट होती है। तो याद रखो कि एनिमल सेल और माइकोप्लाज्मा, चाहे वो सेल प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, एनिमल और माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सारे में सेल वॉल प्रेजेंट होगी। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल्स इज द साइटोप्लाज्म। जो फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड जो सेल्स, फ्लूइड मैट्रिक्स सेल को फिल करता है, वो क्या है? साइटोप्लाज्म। देयर इज ए नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ड। और इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है? नेक्ड होता है। नॉट इनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इनवेलप्ड नहीं होता है। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, इसके अलावा मतलब यहाँ पे जीनोमिक डीएनए जो कि सिंगल क्रोमोजोम, जीनोमिक डीएनए कैसा होता है? सिंगल क्रोमोजोम या सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया में किस तरीके का प्रेजेंट होता है? सिंगल क्रोमोजोम, या प्रोकैरियोट्स में सिंगल क्रोमोजोम या सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉलर सर्कुलर डीएनए, बहुत से बैक्टीरिया हैं जिनके पास स्मॉलर सर्कुलर डीएनए है आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। मतलब जीनोमिक डीएनए तो है ही है, उसके अलावा इनके पास और भी एक डीएनए है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए, आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए के बाहर। दीज स्मॉलर डीएनए, इसको प्लाज्मिड कह दिया गया। तो बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके पास में सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट, वो तो है ही प्रेजेंट, उसके अलावा उनके जीनोमिक डीएनए के बाहर एक और डीएनए प्रेजेंट होता है, स्मॉलर डीएनए, जो कि वो कैसा, जिसे प्लाज्मिड कह दिया गया। तो प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक प्रॉपर्टी फिनोटिपिक कैरेक्टर्स ऑफ सच बैक्टीरिया। और जो प्लाज्मिड डीएनए, इसको फिनोटिपिकली मतलब बाहर से देखने में यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं इस टाइप के बैक्टीरिया में। तो प्लाज्मिड वो किसके कारण दिखाई देते हैं? प्लाज्मिड के कारण। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। और एक ये भी कारण है इसका, मतलब ये कैरेक्टर है कि ये एंटीबायोटिक से भी रेजिस्टेंस रहता, मतलब एंटीबायोटिक का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इस पर। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न द दैट दिस प्लाज्मिड, और जो हायर क्लासेस हैं ग्रेजुएशन लेवल में, वहाँ पे इसके बारे में, प्लाज्मिड के बारे में पढ़ा जाता है। तो डीएनए इज यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। डीएनए का यूज इज यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। तो डीएनए का यूज किया जाता है बैक्टीरिया का जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है, इसमें एक मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही मेथड होता है ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें मॉनिटर की तरह यूज किया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में प्रेजेंट होती है? यूकैरियोट्स में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। नो ऑर्गेनेल्स
लाइक द बंस इन यूकैरियोट। ऐसा भी कोई ऑर्गेनल नहीं है जैसे कि यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, मतलब ऐसा भी कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है जो कि प्रो यूकैरियोट में प्रेजेंट हो और प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट हो, सिर्फ एक्सेप्ट एक को छोड़कर, राइबोसोम। राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट है। इसके अलावा कोई भी ऐसा ऑर्गेनल नहीं है जो यूकैरियोट में प्रेजेंट है और वो प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट हो। सिर्फ एक ही ऐसा ऑर्गेनल है जो कि राइबोसोम दोनों में ही प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोट सेट समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन, और प्रोकैरियोट्स के पास में कुछ ऐसे यूनिक होता है, मतलब अलग तरीके का, यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन के फॉर्म में, स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम। इसके पास ए स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन की स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएट, मतलब सेल है वो सेल की डिफरेंशिएटेड फॉर्म प्रेजेंट होती है जिसको मीजोसोम कहा जाता है। और ये मीजोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट। मीजोसोम क्या है? प्रोकैरियोट का कैरेक्टरिस्टिक्स है। दे आर इसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, और ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन की ही इनफोल्डिंग है। तो ये कुछ डायग्राम दिया गया है फिगर 8.2 पर, डायग्राम शोइंग द कंपैरिजन ऑफ यूकैरियोटिक सेल विद अदर ऑर्गेनिज्म। तो ये दिया है पहला डायग्राम, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का जो साइज कितना होता है 10 से 20 माइक्रोमीटर, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। वैसे तो अगर यूकैरियोट में आरबीसी की बात करें तो 7 माइक्रोमीटर का होता है। तो जो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है उसकी बात की गई जो कि 10 से 20 माइक्रोमीटर हो सकती है। टिपिकल बैक्टीरिया, वैसे नॉर्मल बैक्टीरिया की बात करें तो 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है, लेकिन टिपिकल बैक्टीरिया की बात करें तो 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है। पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसका साइज अबाउट 0.1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। वायरस की बात करें तो वायरस का साइज 0.02 एंड 0.2 माइक्रोमीटर होता है। तो अगर हम बात करें जो लिविंग में सबसे जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है वो माइकोप्लाज्मा है, लेकिन जैसे कि एनसीईआरटी में ये दिया है, वैसे सबसे जो स्मॉलेस्ट माना जाता है। ये सब टिपिकल की बात है, और प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म अलग दिया है, वैसे माइकोप्लाज्मा एक ही बात है। तो अगर नॉर्मली बात की जाए तो वो क्या उसका आंसर जाएगा। अगर टिपिकल बात करें तो ये तो टिपिकल एग्जांपल दिए हुए हैं। पीपीएलओ का साइज इतना है, वायरस का साइज है, लेकिन वायरस की बात करें तो वायरस तो ना तो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है। तो एक कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग है। तो इसको श्योरली मतलब एकदम लिविंग नहीं कह सकते और ना ही नॉन लिविंग है, इसलिए इसकी बात नहीं की जाएगी। लेकिन अगर लिविंग की बात की जाएगी तो लिविंग में सबसे स्मॉलेस्ट सेल किस में प्रेजेंट हो, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन होता है? वो माइकोप्लाज्मा ही होता है। अब बात करते हैं सेल इनवेलप्स एंड इट्स मॉडिफिकेशन। अगला टॉपिक है सेल इनवेलप्स एंड इट्स उसकी मॉडिफिकेशन। तो ज़्यादातर मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल पर्टिकुलरली मेनली बात करें तो बैक्टीरियल सेल की, हैव ए केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इनवेलप। तो इसके पास में केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इनवेलप है। द सेल इनवेलप कंसिस्ट ऑफ ए टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, और सेल इनवेलप्स के पास में एक टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। दैट इज द आउटर मोस्ट, अगर सब 3 लेयर्ड होती है तो 3 में जब सबसे आउटर मोस्ट होती है ग्लाइकोकैलिक्स, फॉलोड बाय द, उसके बाद सेल वॉल प्रेजेंट होती है, देन द सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे आउटर में ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। although each layer of the envelopes perform the distinct function, और जो तीनों लेयर हैं सबका अपना अपना अलग अलग काम है, डिस्टिंक्ट फंक्शन है। दे एक्ट टुगेदर ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, और इनका एक साथ क्या काम करती हैं? ये सिंगल प्रोटेक्टिव, मतलब एक साथ तीनों मिलकर प्रोटेक्शन का काम करती हैं, सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट होती है। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप, और बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है।
on the basis of the differences in the cell envelopes and the manner in which they are respond to sustaining procedure, और sustaining procedure के बेसिस पर भी क्लासीफाई किया, डेवलप्स बाय जो कि ग्राम साइंटिस्ट थे, ग्राम मेनली दोज टेक अप द ग्राम स्टेन आर ग्राम पॉजिटिव, तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास उन्होंने ग्राम स्टेन टेकअप कर लिया ग्राम पॉजिटिव एंड अदर बैक्टीरिया जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन, ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें तो ये कंपोजिशन में डिफर करता है, थिकनेस में डिफर करता है अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया से। इट कुड बी ए लूज शीथ, और ये कैसी हो सकती है, लूज शीथ जो कि जिसको कार्ड स्लाइम लेयर कह दिया गया, कुछ में स्लाइम लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होती, वाइल अदर और कुछ में भी थिक एंड टफ प्रेजेंट होती जिसको कैप्सूल कहा जाता है, कुछ में कुछ लूज शीथ के फॉर्म में होती जिसको स्लाइम लेयर कहा जाता है, कुछ में थिक और टफ होती है उसको कैप्सूल कहा जाता है। तो सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड्स ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बस्टिंग और कोलैप्सिंग। तो सेल वॉल जो है डिटरमाइन करती है डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल, सेल की शेप को डिटरमाइन करता है एंड उसको स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो कि बैक्टीरिया को बस्ट होने, फटने से या कोलैप्स होने से रोकता है, बचाता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है किस नेचर की होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब कुछ सेलेक्टिव जो कंपाउंड मॉलिक्यूल वगैरह हैं उनको ही आने जाने देती है, सेलेक्टिव नेचर की होती है एंड इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, जो बाहर के वर्ल्ड से इंटरेक्ट करती है। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकैरियोटिक, ये जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में एक जैसी होती है, मतलब एक जैसी ही स्ट्रक्चर होती है। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर, स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है टू दैट ऑफ द प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल है वो यूकैरियोटिक सेल के सिमिलर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्रोकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सिमिलर होती है। स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कॉल्ड इज द मीजोसोम, और जो स्पेशल प्रोकैरियोट में एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट था जिसको मीजोसोम कहा गया था, विच इज फॉर्म्ड बाय द, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही एक्सटेंशन से बना था, फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, दीज एक्सटेंशंस आर फॉर्म, और जो एक्सटेंशन क्या है इसके, वो क्या है, वेजिकल्स के फॉर्म में या ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में या लैमेली के फॉर्म में, ये तीनों हैं, मतलब ये जो कौन से हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही एक्सटेंशन है। सेल दे हेल्प इन सेल वॉल, ये सेल वॉल को हेल्प कराते हैं। वेजिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेली सेल वॉल को हेल्प करते हैं, किस किस में हेल्प करते हैं, तो दे हेल्प इन सेल वॉल की हेल्प करते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन में, मतलब क्या करते हैं, किस में हेल्प करते हैं, सेल वॉल, जो वेजिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेली हैं ये क्या करते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स में हेल्प करते हैं। दे आल्सो हेल्प इन, और इसके अलावा भी और भी हेल्प, मतलब इसका काम होता है हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में, सेक्रेशन प्रोसेस में, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया को, क्योंकि ये मॉडिफिकेशन जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया और ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड एंजाइमेटिक कंटेंट इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, कुछ ऐसे प्रोकैरियोट्स की बात करें जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, देयर आर अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस, तो इनके पास कुछ और मेम्ब्रेन एक्सटेंशन प्रेजेंट होती हैं इनके इनटू द साइटोप्लाज्म, जिसको क्रोमेटोफोर्स कहा जाता है, जिसके पास पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर other membrane extension into the cytoplasm called the chromatophores,
विच कंटेन्स पिगमेंट, जिसके पास पिगमेंट प्रेजेंट होता है। बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, और बैक्टीरिया की जो सेल है वो मोटाइल भी हो सकती है और नॉन मोटाइल भी हो सकती है। अगर बैक्टीरिया इफ मोटाइल दे हैव, अगर मोटाइल है तो इसके पास थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होगा फ्रॉम देयर सेल वॉल, और ये जो थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होगा ये किसका मॉडिफिकेशन होगा, ये सेल वॉल का मॉडिफिकेशन होगा, जिसको फ्लैजिला, तो फ्लैजिला किसका मॉडिफिकेशन है, सेल वॉल का। लेकिन अगर ट्यूब्यूल्स, वेजिकल और लैमेली की बात करें तो वो सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है। तो ये मोटाइल दे हैव द फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल, तो क्या है, फ्लैजिला, फ्लैजिला सेल वॉल का मॉडिफिकेशन है। बैक्टीरिया शो ए रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला, तो बैक्टीरिया के पास बहुत मतलब नंबर ऑफ फ्लैजिला हैं, बहुत सारे प्रेजेंट हो सकते हैं, और उनके अरेंजमेंट में भी वेरिएशन हो सकता है, मतलब अरेंजमेंट चेंज हो सकता है। तो बैक्टीरिया फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, और बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है फिलामेंट एंड हुक एंड बेसल बॉडी। तो ये फिलामेंट, उसके फ्लैजिला के 3 पार्ट हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। फिलामेंट सबसे जो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, द लॉन्गेस्ट पोर्शन इज द फिलामेंट एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू आउटसाइड, और ये सेल की सरफेस से लेकर बाहर की तरफ फैला होता है, एक्सटेंड होता है। बिसाइड्स द फ्लैजिला, फ्लैजिला के अलावा पिलाई एंड फिम्बरी आर आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया, तो ये भी बैक्टीरिया की ही सरफेस स्ट्रक्चर हैं। पिलाई एंड फिम्बरी डू नॉट प्ले ए रोल इन मोटिलिटी, और इनका मोटिलिटी में कोई भी रोल नहीं है। फ्लैजिला का मोटिलिटी में रोल था, क्योंकि अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वो मोटाइल होगा, और एब्सेंट है तो नॉन मोटाइल होगा। लेकिन अगर पिलाई और फिम्बरी की बात करें तो इनका मोटिलिटी में कोई भी रोल नहीं होता है। तो पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, पिलाई कैसी है, इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मेड ऑफ द स्पेशल प्रोटीन, जो कि स्पेशल प्रोटीन से मिलकर बनी है। द फिम्बरी इज द स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स, फिम्बरी कैसी है, स्मॉल ब्रिस्टल लाइक प्रोटीन, स्प्रोटिंग, फिम्बरी आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स स्प्रोटिंग ऑफ द सेल, सेल से स्प्रोट बाहर निकली रहती। इन सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैच टू बैक्टीरिया, और ये कुछ बैक्टीरिया में उसको अटैच कराती हैं, जैसे कि रॉक सिस्टम या होस्ट टिश्यू पे अटैच कराने में हेल्प करती हैं। तो ये हो गया यहाँ तक टॉपिक। इसके बाद में अब बात करेंगे अगले लेक्चर में राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो अगर पसंद आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।